फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म फील्ड है। सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक, इसको हमने ई फील्ड बोल दिया। तो ऐसे फील्ड पूरा लगा हुआ है इस तरफ पूरे एरिया में, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक जैसा फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ए, और उसको फील्ड के अगेंस्ट में उल्टा चला रहे हैं बी तक, ठीक। यहाँ बी हम ऐसे लिख लेते हैं। तो चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ए इज मूव्ड टू बी। ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हमने लिख दिया dx है। उसको फील्ड के उल्टा चला रहे हैं ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया है तो ये इस तरफ जाना चाहेगा, हम उसको उल्टा चला रहे हैं, तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उसी वर्क को एनालाइज करेंगे तो फार्मूला अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये निकालेंगे, क्योंकि चार्ज क्यू है, फील्ड कितना है ई है, तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो निकाल सकते हैं। तो एफ होगा फोर्स ऑन चार्ज। अब फोर्स ऑन चार्ज शुरू में अपने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था, उसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू ई। वर्क निकालना है तो पहले हमने फोर्स निकाल लिया, फिर उसके बाद उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है dx, उल्टा हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है ना। तो ये किस तरफ होगा, डायरेक्शन भी लिख देते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ ई, इधर ही लगेगा। तो देखो, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है और dx का डायरेक्शन इधर है, उल्टे हैं दोनों, है ना। तो जो वर्क होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं हम लोग, क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब छोटा सा वर्क है ना, वो लिख लेते हैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, डन इन मूविंग द चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीधे सीधे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन के साथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एफ और डी एक्स उल्टे हैं, है ना, एफ एंड डी एक्स आर अपोजिट, इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। ये हुआ वर्क का एक फॉर्मूला। वर्क एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना, वो है पोटेंशियल का फॉर्मूला, आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, डी वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब हम फिर से इससे भी निकालेंगे, वर्क डन कितना है W, चार्ज कितना है Q, तो इससे DW निकल आएगा। तो DW निकला DV इंटू क्यू, इसको रिलेशन नंबर 2 दे दो, और ये जो निकला था DW की वैल्यू, इसको रिलेशन नंबर 1 दे दो। इन दोनों को बराबर कर दो, एक रिलेशन बन जाती है ना। तो हमने क्या किया है देखना जरा ध्यान से, इसकी समरी बना लेना, क्योंकि फिर मैं मिटाऊंगा इधर, यहाँ इधर लिख लेते हैं, फिर समरी बना लेते हैं, चलो हो जाएगा एक लाइन। तो ये दोनों DW की वैल्यू को हम बराबर कर लेते हैं। पहली वैल्यू थी माइनस एफ डी एक्स इक्वल टू, दूसरी वैल्यू है डी वी इंटू क्यू। एफ की वैल्यू इसमें रख देते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू ई, क्यू ई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी इंटू क्यू, क्यू दोनों तरफ से कट जाएगा, और ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये हो गया एक फॉर्मूला। इसकी आने की फ्रीक्वेंसी बहुत लगभग नॉमिनल है। ये फॉर्मूला तो भी कहीं लगेगा, इसको हम लोग अलग से भी बार बार करते रहेंगे तो याद होने लगता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डीवी का उल्टा साइन आता है, मतलब जिधर पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका उल्टा होगा, है ना। मान लो पोटेंशियल इधर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। अभी अपन उसको देखते हैं, जस्ट इसकी समरी बनाते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या था, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बनाना था। स्टार्ट कैसे किया हमने फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज मान लिया, अब चार्ज को चलाएंगे तो वर्क होगा। तो वर्क निकालने के दो तरीके हैं, एक तो फोर्स की हेल्प से,
और एक पोटेंशियल की हेल्प से। तो सबसे पहले फोर्स की हेल्प लगे लेने के लिए इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो देखा, क्यूई। फिर चला रहे हैं तो वर्क निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इससे वर्क निकाला। फिर दूसरा वाला वर्क कैसे निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क इससे निकाला है, ये निकला इतना, दोनों को बराबर कर दिया, अब से रिलेशन मिल गया। दैट इज नोन एज रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे जो एक आध इम्पोर्टेंट इन्फ्रेंस निकल रहा है जो कि जानना चाहिए अपन को, है ना, कभी कभी कंपटीशन वगैरह में छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब पोटेंशियल ऐसे, मान लो इधर हायर पोटेंशियल का एक पॉइंट है, इधर एक लोअर पोटेंशियल का पॉइंट है, तो पोटेंशियल जो है वो ऐसे जिस तरफ चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका उल्टा होता है ना, ऐसा करके उसको याद रख लेना। तो डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो जिस तरफ अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका उल्टा होगा, है ना, ठीक है। मतलब जिस तरफ पोटेंशियल घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। इसको अपन एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो सही हो जाएगा। तो आगे से तुमको लिखा रहेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डिक्रीजिंग पोटेंशियल। उल्टा करके मैंने इंक्रीजिंग को उल्टा कर दिया तो डिक्रीजिंग हो गया, है ना। मतलब पोटेंशियल जिधर घटता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ठीक है। अब हम एक और डायग्राम बना देते हैं तो उससे भी क्लियर होगा। अब मान लो पोटेंशियल इस तरफ ऐसे कम हो रहा है, ये है डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ये इस तरह से हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें से एक और फॉर्मूला निकालते हैं कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, ये कहाँ पे यूज होगा ये फार्मूला, जब कैपेसिटर वगैरह का डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। तो ई का जो फार्मूला बनेगा वहाँ पे वो जो ये वेरिएशन है डीवी की जगह हम वहाँ पे वी लिख देंगे और वहाँ पे एक्स लिख देंगे, इस तरह से, ठीक है। ये फार्मूला वहाँ पे यूज होगा, ध्यान रखना, उसी का चेंज वर्जन है। अपन डायरेक्शन वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कोई दो प्लेटों के बीच में कैपेसिटर में अगर जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी x या r है, तो ये वाले फॉर्मेट में हम फार्मूला यूज करेंगे। तो इस पूरे फार्मूले के ऐसा समझ लो कि इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आगे हमको लगेगी। और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव कभी बना तो बना, अपने इधर एमपी बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको देख लिया। फिर अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में दिया गया है एक दो बार, डेरिवेशन बहुत रेयर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो एक बात, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक आज का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखो हमारे फिजिक्स में ज़्यादातर डेरिवेशन बहुत सारे आते रहते हैं, ऐसा समझ लो कि लगभग 40% डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तो हो ही जाते हैं। तो आपको करते करते आते हैं, थोड़े कठिन पड़ते हैं बेटा, है ना। तो ठीक है, करते रहो बस, और क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन, फिर इसका फॉर्मूला, है ना। फिर से एक और डेरिवेशन, तो आज करीब 3 अपन डेरिवेशन देख लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम को, है ना, किसी कॉन्फ़िगरेशन में लाने में जो वर्क होता है ना, उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे देखो अगर अर्थ वाले कॉन्सेप्ट में देख लें तो थोड़ा आपको याद आ जाएगा। मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको कुछ ऊंचाई पे अगर ले जाएं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, कितनी, जितना वर्क किया हमने। जैसे देखो यहाँ पे एम जी, इसका एम इसका मास है तो इसका वेट हुआ एम जी, इसको एच ऊंचाई तक लेके गए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क हुआ एम जी एच।
और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी लगाएं। मतलब हमने क्या किया, किसी मास को मूव करा और एक दूसरे सेटअप में बना दिया, यहाँ से हटा के अपन यहाँ तक लेके गए, और उसको ले जाने में जितना वर्क हुआ वो उसके अंदर स्टोर हो गया। और किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो बस वही उसकी एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन अपन बना सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे देखो दो चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज है Q1, अब इसको यहाँ पे रखा हुआ, इसमें कोई वर्क तो नहीं हो रहा है। अब अगर ये पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज कहीं दूर से यहाँ पे लेके आओगे, तो उस ये चार्ज उसको आने से रोकेगा। तो जो वर्क हम करेंगे, अब इसको छोड़ दिया तो अब उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आए, उसमें जो वर्क हुआ, अब वही उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो सबसे पहले पहले अपन उसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसका डेरिवेशन छोटा सा इसी फॉर्मूले से निकलेगा, है ना। तो वर्क डन इन असेंबलिंग लिख लेते हैं अपन, वर्क डन इन असेंबलिंग। अब देखो असेंबली जैसा है, ये दो चार्जेस की हैं, ज्यादा की है ना, इसलिए असेंबलिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। वर्क डन इन असेंबलिंग सम चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। बस इसके बाद ये क्लियर है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन असेंबलिंग सम चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं फिर से क्लियर करता हूँ, मान लो बहुत सारे चार्जेस हमको यहाँ पे लाने हैं, Q1 रखा है तो कुछ परेशानी नहीं है, Q2 लाओगे तो लाने में वर्क करना पड़ेगा, ये उसको अपोज करेगा, ये हुआ Q2। सिमिलरली और लेके आ रहे हैं तो Q3। अब ये इस तरह से इनकी असेंबली बन गई, इसको लाने में सेट करने में थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, और वही इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है ना, उसको देख लेते हैं फिर से। सपोज करो हमको दो चार्जेस के लिए निकालना है, तो लिख लेते हैं फॉर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, है ना। तो सबसे पहले Q1 को रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसमें तो कोई वर्क नहीं पड़ा। अब Q2 को लाना है ना, Q2 को कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से। तो Q2 को इनफाइनाइट से लाना है यहाँ तक, इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे लाना है। ठीक, मान लो हमने इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, तो Q2 को यहाँ तक लाने में कितना वर्क पड़ेगा। जब हम +1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे लाते हैं तो वर्क डन V कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं, लिखते हैं पोटेंशियल एट B। पोटेंशियल एट B कितना होगा, Q1 चार्ज से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो V होगा 1/4πε0 Q1/R। ठीक, अब ये कितना वर्क होता है, ये +1 चार्ज को लाते हैं तो इतना वर्क होता है। जब हम Q2 चार्ज को लाएंगे, नाउ वर्क डन इन Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू B इज इक्वल टू Q2 इंटू V। V की वैल्यू रख देते हैं, Q2 इंटू V की वैल्यू है 1/4πε0 Q1/R। तो इसको यहाँ से लाने में जितना वर्क यहाँ तक करना पड़ा, तो यही वर्क हुआ, और यही जो है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगा। बहुत इजी डेरिवेशन है ना। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, 1/4πε0, इनको मिलाओ Q1 इंटू Q2/R।
ये इस तरह से पूरा हो गया। ठीक है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी बहुत कम आया है, मतलब जो फर्स्ट मैंने किया वो भी नहीं आया है लगभग, ये भी नहीं आया है, लेकिन जानना चाहिए। इसके ऊपर सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें दो से ज्यादा चार्जेस बढ़ा देंगे तो फिर से ये एक दो और बन जाएंगे इसमें एडिशनल, है ना। लेकिन एमपी में बिल्कुल ना के बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो दो डेरिवेशन हमने देख लिए। ठीक है, पहला था E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जब दो चार्जेस को आसपास में लाएंगे तो उसमें जो वर्क होगा वो हमने निकाला। कैसे निकाला? एक प्लस वन चार्ज लाएंगे तो वर्क होता है V, Q2 चार्ज लाएंगे तो Q2 इंटू वी होगा, और V की वैल्यू निकाल के उसमें रख दिया, बस इतना सा था डेरिवेशन, है ना। तो बहुत इजी डेरिवेशन था। ठीक है, फिर अब इसके बाद आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये कि जो कि इसको अक्सर पूछा जाता है और बहुत सरल है ना। वो क्या है? वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होती है, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। वो उसके ऊपर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी रहती है और मेरे हिसाब से सरल, बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं। थर्ड टॉपिक है आज का, वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब देखो नाम से ही क्लियर है, जहां पे पोटेंशियल सेम होगा उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सरफेस, इसकी डेफिनेशन, ये एक ऐसी सरफेस है ना, विच हैज कांस्टेंट पोटेंशियल, जिसके हर जगह पे, है ना, कांस्टेंट पोटेंशियल होता है एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है विच हैज कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, तो जिसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पहले समझो। जैसे अगर एक ऐसी इस तरह की कुछ सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, है ना। तो इस सरफेस को हम वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, ये जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ सब पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इसमें क्वेश्चन में डेफिनेशन बन सकता है और प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, 2 से 3 मार्क्स में 2 से 3 प्रॉपर्टीज, तो ये याद होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, जब पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इनका लेवल सेम है, किसका? चार्जेस का, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्जेस ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब चार्जेस को चलाते हैं तो उसमें कोई वर्क नहीं होता है, मतलब जीरो वर्क होता है ना, पहली प्रॉपर्टी। तो जिसका मतलब हुआ पोटेंशियल सेम है, मतलब लेवल सेम है, चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उस पर चलाएं किसी ऑब्जेक्ट को मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो वर्क होगा वो जीरो होगा। ठीक, तो ये ऐसा करके भी तुम याद रख सकते हो शॉर्ट में। ठीक, दूसरा नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखो, ये हमने मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल, मतलब जो हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं वो ऐसा होगा। ठीक, यहाँ पे कैसा होगा?
यहाँ से ऐसा होगा। ठीक, तो जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकला। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, है ना। अब वो जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वैसे ही वाला है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। ये वैसा ही है जैसे फील्ड लाइन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइन एक ही चीज है, समझना तो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है और फील्ड लाइंस भी उसके परपेंडिकुलर है ना। तो फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगी, मतलब पोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर इसके बाद आता है चौथा नंबर का पॉइंट। चार प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं, है ना। तो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर, equipotential surfaces are closer, equipotential surfaces are closer। जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास रहती है ना। एंड दूसरा क्या होगा, जहाँ पे फील्ड वीक होगा तो वो दूर दूर होती है। एंड इन एरियाज ऑफ वीकर फील्ड, जहाँ पे फील्ड वीक होता है ना, तो दे आर फार अपार्ट, थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहती हैं, डेंसिटी उनकी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ, इतना ठीक है आज के लिए। मैं इसको जस्ट समराइज कर देता हूँ क्लोज करने के पहले। आज हमने तीन टॉपिक करे हैं बेटा, है ना। ये चैप्टर रिलेटिवली दूसरा वाला पहले से थोड़ा सरल है, पर करते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा होता जाएगा। ठीक, तो अपन उल्टे क्रम में चलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस से वापस जाके दोनों तीनों टॉपिक में बता देता हूँ, फटाफट क्लोज करते हैं। पहला था अभी का उल्टा में, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या थी, ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो, है ना, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस नाम से ही क्लियर है, तो अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम ऑन ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन इट, सब पॉइंट्स पे जिसके पोटेंशियल सेम हो उसको, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। पहली प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को चलाएंगे तो उसमें वर्क डन क्या होता है, जीरो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और फील्ड लाइंस भी। तीसरे नंबर पे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस घनी होती है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जहाँ पे फील्ड वीक रहता है वो इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दूर दूर होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसमें एक टॉपिक और थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में, है ना, बस उसके बाद फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज के लिए कैसी कैसी होती है। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है। मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं वो स्फेयर्स होती हैं, कंसेंट्रिक स्फेयर्स होती हैं। पहला, कैसे, एक चार्ज है यहाँ पे, इसके चारों ओर एक गोला खींच दो, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। इसके ऊपर पूरा सरफेस पे यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। फिर दूसरी रेडियस का एक स्फेयर खींच दो, ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिली, है ना। फिर और एक, इस तरह से ये जितने स्फेयर्स बनेंगे यहाँ पे, ये सब इस पॉइंट चार्ज के लिए जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरा नंबर, फॉर लाइन चार्ज, मान लो एक तार है ना, वो चार्ज कर दिया हमने इस तरह से, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से यहाँ सिलिंड्रिकल शेप के बनेंगे यहाँ पे, है ना, इस तरह से एक। फिर यहाँ पे एक और बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मटेरियल है, ऐसा समझ लो कि दो पॉसिबिलिटीज में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेयर्स होंगे
और लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर्स, है ना। तो क्या लिख देंगे अपन, लिख देते हैं कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, मतलब इस पूरे सिलेंडर के ऊपर घूमोगे जहाँ पे भी तो सेम रहेगा, लेकिन दूसरे पे जाओगे तो यहाँ पे फिर से सेम होगा, इन दोनों के बीच में अलग अलग आएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेम होगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली। फिर इसके बाद जो है, ओके हो गया यहाँ तक फर्स्ट फार्मूला। आज का जो फर्स्ट फार्मूला था वो था E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इसका चेंज वर्जन हमने देखा V अपॉन एक्स, ये याद रख लेना, यही लगेगा। फिर दूसरे नंबर पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया। तो दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर आसपास में थोड़ी दूरी पे रखें हैं R पे, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये तीन हो गए बेटा आज के लिए, इतना ठीक है। मैक्सिमम 3 से 4 दिन में ये भी पूरा हो जाएगा। ये जो चैप्टर है अच्छा है, साथ साथ करते जाना तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो क्लोज करें बेटा, चलो आज इतना ही क्लोज कर रहे हैं इसको।